दोस्तों लास्ट वीक ही आपने ये इमेज देखी होगी जो कि अब तक की सबसे क्लियर इमेज है, वो भी मून के ऊपर ऑर्बिट करते हुए कैप्चर की जाने वाली। ये दरअसल फायरफ्लाई एरोस्पेस ने नासा के साथ में मिलकर कैप्चर करी है और ये ब्लू घोस्ट मून लैंडर भी अब वहां पर लैंड हो चुका है। और लैंड होने के बाद में अब ये करीबन 14 दिन तक तो वहां पर अपने नासा के इंस्ट्रूमेंट से काम करेगा ही, लेकिन जैसे ही वहां पर ट्रांजिशन होगा दिन से अंधेरे का, उसको भी ये कैप्चर करेगा और ये अब तक की सबसे ज्यादा हाई डेफिनेशन वाली इमेज भेजेगा हम सभी को। ये दरअसल एक मारे क्रीजियम नाम का एक रीजन है मून के ऊपर, उसके ऊपर लैंड हुआ है और वहां पर ये कैप्चर करेगा दिन से रात होने वाला वो जो इफेक्ट होता है, जो भी मतलब नेचर करता है, तो उसको कैप्चर करके हमको दिखाएगा कि देखो भैया ऐसे होता है मून पर दिन से रात। दोस्तों पिछले कई हफ्तों से एक बात हो रही है कि डीप सी क्रीचर या फिर जो डीप वाटर में रहने वाली फिशेस हैं वो एकदम से सरफेस पे आ रही हैं, वो बीचेस के ऊपर आ रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के एकदम से उस जगह पे कहां से आ गई जहां पर आज तक इनको देखा भी नहीं था। मतलब ये फिशेस 2000-3000 फीट की गहराई में रहती थी, जहां पर इंसान भी नहीं जा सकता है, जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और अगर इंसान जाता भी है तो सबमरीन का यूज करके ही जा सकता है, जहां पर आपने सुना भी होगा कि इंप्लोजन वगैरह जो हो जाते हैं, जो कि एक टाइटन सबमरीन थी उसके अंदर भी हुआ था। तो इसी तरीके की लोकेशंस पे या फिर डेप्थ में ये फिशेस रहती थी, लेकिन अचानक से ये बाहर आ गई, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने कहा कि भैया अब कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। जब और फिश आई थी, जिसको मतलब कहा भी जाता है कि जब ये बाहर आती है तो कुछ ना कुछ आता है, जैसे सुनामी वगैरह आ जाती है, तो वो चीज़ें होती हैं। और इसी के साथ साथ एक एंगुलर फिश है, उसको भी देखा गया एक शैलो वाटर के अंदर। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, जिसके ऊपर अब फिलहाल के लिए रिसर्च चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर मामला हुआ क्या है। क्या इनके फूड सप्लाई में कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ है या फिर टेम्परेचर चेंज हुआ है समुद्र के अंदर, कुछ तो बात हुई होगी जिसकी वजह से ये सारी बाहर आ रही है। वहीं सर्वाइव करती थी लेकिन अब अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के बाहर आ चुकी हैं। और एकदम से ही आप प्रेशर चेंज कर दोगे, क्योंकि 3000 फीट की गहराई में एक अलग प्रेशर होगा, 2000 फीट की गहराई में अलग प्रेशर होगा, 1000 फीट की गहराई में अलग प्रेशर होगा, और जैसे ही आप सरफेस पे आओगे तो एकदम से ही प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो एक सडन प्रेशर चेंज की वजह से भी ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, इंप्लोजन हो जाता है उनके अंदर। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि क्या इन मछलियों की बुएंसी कंट्रोल करने की लिमिट चली गई, क्योंकि मतलब एकदम से अगर उस पर कंट्रोल चला गया ना तो आप सीधा ही सरफेस पे आओगे ही आओगे। तो क्या इनका वो सिस्टम खराब हुआ सडन प्रेशर चेंज की वजह से, जिसकी वजह से एकदम से ही सरफेस पे आ गई। दोस्तों व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो वार्तालाप हुआ था भैया, वो वायरल हो गया, आपने देखा ही होगा। मतलब लास्ट वीक फ्राइडे को ये चीज़ हुई थी और जिसके बाद में सभी लोग शॉक रह गए कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या, जहां पर भैया ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया कि भैया 2014 से लेकर अब तक ना जाने कितने सीज फायर हुए हैं रशिया और हमारे बीच में, और हमेशा पुतिन ने उस सीज फायर को तोड़ा है। तो अब जो आप मिनरल डील की बात कर रहे हो, जहां पर आप कह रहे हो कि ये सीज फायर करवा देंगे हम, लेकिन उसके अंदर हमारा क्या भाई? हमारे तो जितनी भी जगह उन्होंने घेर ली है, हमारे देश का एक बड़ा पार्ट उन्होंने ले लिया है। अब आप उसको कह रहे हो कि वो भूल जाओ, और इसके साथ साथ ये वॉर यहीं पर रुकवा देते हैं। और इसी के साथ साथ यूएस भी 500 बिलियन वर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल वगैरह आपके देश से निकालेगा। तो मतलब हमारा बचा क्या फिर? देश तो उसने छीन लिया, रशिया ने अटैक करके, इन्वेजन करके। इसके बाद में आप मिनरल आप छीन रहे हो ये कह के कि हम तुम्हारे बीच में शांति करवा देते हैं, तो हमारे पास बचा क्या? मेन चीज़ ये है कि भाई सीज फायर कितनी बार हुआ है, और आपके टाइम में भी उन्होंने ये डायरेक्ट बोल दिया ट्रंप के टाइम में कि आपके टाइम पे भी ये हुआ था, आपका भी कार्यकाल चल रहा था जहां पर इन्वेजन किया रशिया ने और हमारे देश के पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया। 2022 yeah, the situation the same. That people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president in 2019, I signed with him the deal. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people, and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? तो आप क्या कर रहे थे? मतलब यूएस हेल्प कर रहा है, नो डाउट यूएस हेल्प कर रहा है। अब ये जो जेडी वैंस थे कह रहे बार बार कि भैया तुमने थैंक यू बोला, तुमने थैंक यू बोला। भाई Have you said thank you once this entire meeting?
No, in this Even entire meeting, today, have you said thank even you? today. You went to Pennsylvania. उसने बोला मैंने कई बार थैंक यू बोला, और एक्चुअली में ज़ेलेंस्की ने कई बार थैंक यू बोला, लेकिन हाँ इस मीटिंग के अंदर तुमने ट्रंप को थैंक यू बोला। ये तो मतलब वैसे था कि चाटुकार भाई को तुमने थैंक यू बोला, भाई तुम्हारे लिए खड़ा है, भाई तुम्हारे भाई। अभी तक तो देखो ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया यूक्रेन के लिए। उनका कहना साफ है कि भैया मैं अब अपने देश के लिए ही करूँगा, और जितना भी तुमको दिया है बाइडेन ने वो तो बेवकूफ़ था, उसने दे दिया, लेकिन मैं नहीं दूंगा। हाँ मुझे तुम ज़रूर दे दो नेचुरल रिसोर्सेज, तो मैं इस मामले को यहीं सॉल्व करवा दूंगा। आगे और कोई दान धर्म नहीं होगा। जो भी हम तुम्हें दे रहे थे इस वॉर में लड़ने के लिए, वेपन दे रहे थे, मशीनरी दे रहे थे, एम्यूनेशन दे रहे थे, वो सब तो नहीं देंगे हम तुम्हें, लेकिन हाँ इस वॉर को ज़रूर रुकवा देंगे। जहाँ पर ज़ेलेंस्की कह रहा है कि भाई हम तो एक्चुअली में एक वॉल बने हुए हैं यूरोप और रशिया के बीच में। एक बार रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा तो वो आगे भी बढ़ेगा, फिर वो पता नहीं किस किस देश की तरफ जाएगा, यूरोप में आगे बढ़ेगा ही वो, फिर वो रुकने वाला थोड़ी ना है। वो तो पुराने यूएसएसआर को ही जोड़ने की कोशिश करेगा कि जो हमारे पुराने देश थे वो सारे यूएसएसआर में ही बनाए, क्योंकि आपके कहने पर ही आपने कहा था कि हम नेटो में ले लेंगे यूक्रेन को, तो हमने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिए अपने, और बाइडेन ने भी साथ दिया। लेकिन आपके आने के बाद में अब आप कहते हो हम साथ नहीं देंगे। इतनी लंबी चौड़ी वॉर हमने 3 साल तक लड़ी और कुछ भी हमने यूरोप तक नहीं जाने दिया रशिया को, अब आप कहते हो हम साथ ही नहीं देंगे। सो बेसिकली ब्लैकमेल किया जा रहा है यूक्रेन को कि भैया तेरे आगे खड्डा है, पीछे खाई है, अब देख ले तुझे क्या करना है। क्योंकि देखो We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. तो अगर यूएस सपोर्ट नहीं करेगा यूक्रेन को तो यूक्रेन हारेगा ही ये वॉर, और यही रशिया चाहता था। तो भैया पूरा का पूरा कब्जा हो जाएगा रशिया का। अब वो कह रहा है ट्रंप कि भाई देखो पूरा का पूरा रशिया का कब्जा हो, उससे अच्छा ये है कि हम ये लड़ाई यहीं रुकवा देंगे, और जितना भी हिस्सा उन्होंने ले लिया, लेकिन हाँ 500 बिलियन की वर्थ का नेचुरल रिसोर्सेज हम भी लेंगे भाई इस शांति प्रस्ताव के अंदर। तो मतलब एक देश का फिर लीडर क्या करे, वो भी अपने देश का ही सोचेगा। उसने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हें, तो भैया इससे अच्छा तो वो पुतिन से डील कर ले बजाय ट्रंप के डील करने की। भैया चलो ठीक है हम यूएसएसआर में आ रहे हैं, छोड़ो बाढ़ में जाए नेटो। दोस्तों असम से भूटान जाने के लिए अब रेलवे कनेक्टिविटी भी लाई जा रही है, ताकि जो भूटान और इंडिया के रिलेशन है वो मजबूत किए जा सके, और ट्रेड को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, टूरिज़्म को बढ़ाया जा सके, और कल्चरल एक्सचेंजेस को भी और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करीब 3500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसके अंदर 29 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे, 65 माइनर ब्रिज बनाए जाएंगे, और करीबन 70 किलोमीटर लंबा ये एक ट्रैक है, जिसके अंदर करीबन 5 से 6 स्टेशन होंगे, जिसमें इंडिया के भी होंगे और इसी के साथ साथ भूटान के भी स्टेशन होंगे। तो मतलब इंडिया से भूटान जाना अब रेलवे से भी पॉसिबल होगा। और यहाँ पर दोस्तों चाइना ने अपने टॉप एआई एक्सपर्ट्स को रोक दिया है चाइना के अंदर ही कि भैया आपको यूएस ट्रैवल नहीं करना है फिलहाल के लिए, जब तक हम नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कंसर्न है कि भैया आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, मे बी आपको किडनैप किया जा सकता है, या फिर उसके बाद में आपसे जो भी नॉलेज है आपके पास में वो एक्सचेंज हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि चाइना एआई के मामले में उनसे आगे निकल जाए, या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में वो आगे निकल जाए, तो इस वजह से अपने टॉप एक्सपर्ट्स को वो अब चाइना के अंदर ही रख रहे हैं, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, खासतौर पे यूएस। दोस्तों एलॉन मस्क रुक नहीं रहे हैं। दरअसल उनका 14वां बच्चा भी हो चुका है, जो कि शिवॉन जिल्स से हुआ है। आप कहोगे यार इससे तो ऑलरेडी था, भाई इससे तो 3 थे, अब चौथा भी इनसे हो चुका है। तो ये रिवील कुछ इस तरीके से किया कि इनके बेटी का बर्थडे था, तो इन्होंने कहा कि इस बर्थडे के मौके पर हमें रिवील कर देना चाहिए कि भैया हमारा एक चौथा बच्चा भी है जिसका नाम सेल्डॉन है, तो उसको भी इन्होंने रिवील कर दिया है। तो टोटल एलॉन मस्क के 14 बच्चे हैं। तो एलॉन मस्क की जो एक डॉटर है ना, जो ऑलरेडी इनसे काफ़ी ज़्यादा हेट करती है, वो तो यूँ पहले ही बोल रही थी ना जाने एलॉन मस्क के यानी मेरे बाप के कितने और बच्चे होंगे। तो भैया अब मालूम चला है कि 14 है, और पता नहीं ना जाने किसने अभी छुपा के रखा हो कि नहीं प्राइवेसी मेंटेन करनी है। जैसे एशले ने छुपा के रखा हुआ था ना, उसने तो खैर अपना पूरा काला चिट्ठा जो भी है वो भी खोल रखा है कि भाई मैं तो चाहती ही थी कि एलॉन मस्क से बच्चा हो जाए ताकि वही मौज करूं, अमीर आदमी पटा लिया है तो।